मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का टॉपिक है मुस्लिम लीग। अक्टूबर 1906 के मुस्लिम शिष्टमंडल का संगठन एक राजनीतिक दल के गठन का पूर्व अभिनय था। भारत की राजनीति में इसे सुखद विकास समझा गया और ब्रिटिश नौकरशाही वर्ग में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उसी दिन शाम को एक ब्रिटिश अधिकारी ने वायसराय की पत्नी मैरी मिंटो के अपने पत्र में लिखा, मैं आपको संक्षेप में सूचित करता हूं कि आज एक बहुत बड़ी बात हुई है। आज राजनीतिज्ञतापूर्ण एक ऐसा कार्य हुआ जिसका प्रभाव भारत तथा उसकी राजनीति पर चिरकाल तक पड़ता रहेगा। 6 करोड़ 20 लाख लोगों को हमने विद्रोही पक्ष में सम्मिलित होने से रोक लिया। इंग्लैंड के समाचार पत्रों ने भी इसे एक बहुत बड़ी विजय बताया और मुसलमानों की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। यह प्रथम अवसर था जबकि वायसराय के निमंत्रण पर भारत के विभिन्न भागों के मुसलमान शिमला में एकत्र हुए और जब वे वापस अपने अपने घर लौटे तब वे पूरे राजनीतिज्ञ बन चुके थे तथा अलीगढ़ की राजनीति को सारे देश में फैलाने का जिम्मा लेकर लौटे थे। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां को औपचारिकता प्रस्ताव था कि मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया जाए और इसके लिए 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा आयोजित की गई। नवाब वकार उल मुल्क इस सभा के सभापति बन चुने गए। ठीक उसी दिन अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन का जन्म हुआ। नामकरण संबंधी जो पहला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसमें उसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। यह राजनीतिक संगठन का प्रारंभ मात्र था। लीग के अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क ने अलीगढ़ में विद्यार्थियों की सभा में लीग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा, खुदा खैर करे यदि कहीं ब्रिटिश सरकार का अंत हुआ तो हिंदू राज्य करने लगेंगे और हमारा जीवन संपत्ति तथा सम्मान सदा संकट में रहेगा। इसीलिए मुसलमानों को ब्रिटिश शासन बनाए रखने में सहायक होना चाहिए। अच्छा यही होगा कि मुसलमानों अपने आप को अंग्रेजों की एक ऐसी फौज समझे जो ब्रिटिश राज के लिए अपना खून बहाने और बलिदान करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि लीग कांग्रेस की आंदोलनात्मक राजनीति की होड़ नहीं करेगी। यदि लीग की कुछ मांगे होंगी तो वह उन्हें सीधी सरकार के पास आदरपूर्वक रखेगी। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि आपको ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करनी चाहिए और जो लोग इस साम्राज्य के शत्रु हैं उनसे आपको लोहा लेना है। यदि आप यह बात ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार आचरण करेंगे तो आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपका नाम ब्रिटिश भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भावी पीढ़ियां आपके प्रति आभार प्रकट करेंगी। 1907 ईस्वी में लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ जिसमें लीग का संविधान स्वीकृत हुआ। इस संविधान में लीग के निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए। फर्स्ट, ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में निष्ठा की भावना पैदा करना और किसी भी योजना के संबंध में मुसलमानों के प्रति होने वाली सरकारी कुधारणाओं को दूर करना। सेकंड है, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकता तथा उच्च आकांक्षाओं को संयत भाषा में सरकार के सामने रखना। थर्ड है, जहां तक हो सके उक्त उद्देश्यों को यथासंभव बिना हानि पहुंचाए मुसलमानों तथा भारत के अन्य संप्रदायों में मित्रतापूर्ण भावना उत्पन्न करना। मुस्लिम लीग के संविधान में स्थायी अध्यक्ष की व्यवस्था की गई और खोजा संप्रदाय के धार्मिक नेता आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया। आगा खां के पास पहले से ही इतने काम थे कि उन्हें लीग के अध्यक्ष के नाते कार्यालय का दैनिक कार्य देखने का समय ही नहीं मिल पाता था। इसीलिए लीग के हर वार्षिक अधिवेशन में एक कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता था। 1908 ईस्वी में बिहार के सर अली इमाम लीग के कार्यकारी अध्यक्ष हुए।
इस अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस की कटु आलोचना की और कहा कि जब तक कांग्रेस के नेता इस तरह की व्यवहारिक नीति नहीं अपनाते तब तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अपना पवित्र कर्तव्य निभाना है। वह कर्तव्य है मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक भूल करने से रोकना, अर्थात उसे ऐसे संगठन में मिलने से रोकना जो लॉर्ड मॉर्लो के शब्दों में चंद्रमा को पकड़ने के लिए चिल्ला रहा है। उसी वर्ष अलीगढ़ के अधिवेशन में 40 सदस्यों की एक केंद्रीय समिति की स्थापना की गई। प्रांतों में भी उसकी शाखाएं स्थापित की गई। 1912 ईस्वी के पूर्व जब बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, लीग अपने अधिवेशनों में जो मुख्य मांगे रखती थी उनमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को बनाए रखने की मांग, राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम का विरोध और बंगाल विभाजन का समर्थन करना जैसी मांगें शामिल थी। लीग का नेतृत्व नवाबों और जमींदारों के हाथों में था, किंतु 1911 ईस्वी के बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रभाव के कारण उसमें बाल्कन युद्ध और तुर्की में युवा तुर्क आंदोलन सम्मिलित थे। भारतीय मुसलमानों में सर्व इस्लामवाद की विचारधारा की लोकप्रियता बढ़ी। फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा। मुस्लिम समुदाय का एक युवा वर्ग कांग्रेस के उद्देश्यों के प्रति सहानुभूति रखने लगा। 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने अपने संविधान में संशोधन करके अपना उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वशासन की मांग करना निश्चित किया गया। आज के व्याख्यान में इतना ही।